बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे राइट्स के हवाले से, और राइट्स किसके, वुमेन राइट्स के हवाले से हम बात करेंगे, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हवाले से बात करेंगे। क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया पे इस वक्त एक नज़र डालें तो इन लोगों के साथ शायद हम जिसको कह सकते हैं कि एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में। मतलब बड़ी सिविलाइज सोसाइटीज़ में ये चीज़ें सुनने को मिल रही है कि मतलब अगर ख़वातीन कहीं पे काम कर रही तो उनको मर्दों के मुकाबले में उस पोस्ट पे कम सैलरी मिलती है। वजूहात क्या हैं? हालांकि ऐसा नहीं है। आजकल हमें फीमेल जो है अराउंड द वर्ल्ड किसी भी जगह पे हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको रन करती हैं। इसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ कहीं पे भी अगर रह रही हैं, वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या किसी दूसरे कंट्रीज में हो, उनके इश्यूज हैं। और ये इश्यूज क्या खत्म हो सकते हैं, या हम इसको खत्म करने के लिए उस तरह की कोशिशें नहीं करते कि मतलब वो भी हमारे सोसाइटी का उसी तरह का हिस्सा है जिस तरह के बाकी लोग जो मेजॉरिटी में रहते हैं। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज मुझे ज्वाइन किया है जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया शीबा असलम फहमी साहिबा ने। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाखर साहब मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एक्चुअली आपका इंट्रोडक्शन मैं जो थोड़ा सा मैं मतलब समझा हूँ, जो शीबा असलम साहिबा हैं वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हम उनको कह सकते हैं कि वो काम करती है, ख़वातीन के हवाले से भी काम करती है, और इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए भी काम करती है। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है। मैडम, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये समझने की मैं कोशिश करूँगा कि इस वक्त एज ए फीमेल, आप खुद जर्नलिस्ट है, आप सोसाइटी में मतलब जाती हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलती हैं। एज ए फीमेल आपको लगता है कि जो आप लोगों के राइट्स हैं, मतलब हिंदुस्तान के हवाले से मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा, उसमें कोई मसले हैं आपको एज ए मतलब जिसे कहते हैं कि वर्किंग लेडी, आपको मसाइल फेस करने पड़ते हैं कि नहीं? मतलब ठीक है, मतलब हर चीज़ नॉर्मल नज़र आ रही होती, चल रही होती? बहुत शुक्रिया यहाँ से शुरू करने के लिए। पर्सनल एक्सपीरियंस का जहाँ तक सवाल है, ये शायद क्लास का मामला रहा होगा कि हमें उस तरह से मसले नहीं आए। घर से वालिदैन, बल्कि हम लोग थर्ड जनरेशन लर्नर्स जिसे कहते हैं, तो वालिदैन भी पढ़े लिखे थे, वालिदा भी काम करती थी। फिर हम बड़े हुए तो हमारे आसपास के माहौल में ख़वातीन काम कर ही रही थी। जहाँ शादी हुई वहाँ सभी ख़वातीन काम करने वाली और बहुत पढ़ी लिखी थी। तो ये तो एक चीज़ है, लेकिन समाज के हवाले से भी अगर मैं कहूँ तो मुझे तो सताइश ही मिली है अक्सर, और मेरे आसपास भी बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर हुई और उन्होंने जर्नलिज्म किया और आगे बढ़ी। आज वो बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं। तो ये हिंदुस्तान में तो कम से कम जो माहौल है, और ख़ासकर मीडिया का जो माहौल है, और उसमें प्रिंट मीडिया हो चाहे बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो और भी ज़्यादा फ़ोकियत मिल जाती है लड़की होने की। और अगर हम हिंदुस्तानी में बात करने वाले मीडिया से जुड़े हुए हैं तो एक एडेड बेनिफिट होता है, अगर आप उर्दू ख़ानदान से आते हैं तो आपके तलफ़्फ़ुज़ सही है, शीन क़ाफ़ दुरुस्त है। आप जो ज़बान में बात कर रहे हैं वो हिंदी भी अच्छी है, उर्दू भी सहल है, तो वो सारे बड़े फ़ायदे मिलते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि लड़कियां खूब हैं हिंदुस्तान में, जो मीडिया में हैं, और लड़कियां अच्छा कर रही हैं। सिर्फ एक ही कमी है कि मीडिया में लड़कियां एज अ ओनर्स नहीं है अभी भी, और परेशानी वहीं से शुरू होती है। आप वर्क फोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन आप यू आर नॉट कॉलिंग द शॉट्स। आप डिसीजन मेकिंग पावर्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें उस तरह नहीं है, और मालिक नहीं है। तो मुझे नहीं ख्याल कि एक भी ऐसा कोई बड़ा ब्रांड है जिसकी मालिक महिला हो, खातून हो। और यहाँ से आप कुछ समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की कि डिसीजन पावर वाली पोजीशन शायद अभी नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान में बड़े ठीक ठाक किस्म के लोग रहते हैं, और मेरे ख्याल में टीवी चैनल या फिर इस तरह की इंडस्ट्री में कदम रखना उनके लिए मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान की एक छोटी सी एग्जांपल मैं देख सकता हूं कि मतलब उन्होंने अपना स्टार्ट पीटीवी से लिया, सुल्ताना आपा, और उसके बाद उन्होंने अब उनका एक बड़ा सक्सेसफुल चैनल चल रहा है। ड्रामा चैनल तो उनका पहले से बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन न्यूज़ चैनल भी वो खुद हेड करती हैं, या फिर उनकी जो मतलब उनका बेटा और उनकी बहू है तो वो उसको चला रहे हैं और बड़ा सक्सेसफुली चला रहे हैं। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है
इसके अलावा हमारे पास कोई और एग्जाम्पल नहीं है, हालांकि मोर देन 100 चैनल्स हैं, जितने भी हैं तो वो कोई मर्द ही उसको लीड कर रहा होता है। अच्छा मैम, एक तो ये है कि मतलब अगर हम बात करते हैं खवातीन इस रीजन पूरे की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, एज ए वर्क फोर्स मैंने पढ़ा कि सबसे ज्यादा जो बेहतर यूटिलाइजेशन है ईमेल्स के हवाले से वो बांग्लादेश इस रीजन में कर रहा है, और उसके बाद फिर शायद हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे है। क्या वजह है कि हम मतलब आज मतलब खवातीन कोई भी फील्ड हम देख लें तो मेरे ख्याल में इंजीनियर से लेके और बड़ी मुश्किल ऐसी जगह जहां पे हम पहले आज से 10 या 20 साल पहले नहीं सोच सकते थे कि ये वाले काम जो है ये फीमेल कर सकती हैं, लेकिन वो कर रही हैं। उन्होंने ज्यादा फायदा उठाया, और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि इसमें जो खवातीन वर्कर्स का किरदार है वो सबसे ज्यादा है उनकी इकोनॉमी में। हम लोग क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है? हालांकि पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर लेती हैं, काम भी बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन इस रोल में क्यों नहीं लेके आते हम लोग? आप शायद मैंने कुछ मिस किया, आप कहाँ का हवाला दे रहे हैं कि किस फील्ड में नहीं है खवातीन? मैं फील्ड्स में हैं, खवातीन हैं, लेकिन हम उस तरह की यूटिलाइजेशन उनकी नहीं कर रहे। मैंने कहा इस रीजन में सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन खवातीन वर्कफोर्स की बांग्लादेश कर रहा है, हिंदुस्तान उसके बाद के नंबर में आता है, और पाकिस्तान बहुत पीछे है उससे। मैंने कहा ब्लूमबर्ग ने बाकायदा इसके ऊपर रिपोर्ट शाया की, और उन्होंने कहा कि उनकी इकोनॉमी की बेहतरी में वहां की जो फीमेल्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश का। तो मैंने कहा हम क्यों उस तरीके से यूटिलाइजेशन उनकी नहीं कर रहे अपनी सोसाइटी में एज ए वर्क फोर्स? बाज़ाब्ता मुझे ये लगता है कि बंगाली कल्चर जो है, जिसको हम बंगला कल्चर, वो मुश्तरका है, भारत में भी है और उधर भी है। बंगाली कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। बंगाल में हमेशा से खवातीन ने 1-2-4 कदम बाकी के हिंदुस्तान से वो आगे ही थी, और अगर आप देखें तो उनके लिटरेचर में भी अगर आप देखें और बाकी सब जगह, तो जो जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं और रिफॉर्म मूवमेंट्स कहते हैं, वो वहाँ पहले आए। एक ज़माने में दिल्ली से पहले कलकत्ता ही रियासी जो कैपिटल होता था ना, तो उसकी वजह से वहाँ एजुकेशन भी पहले आई, बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट से आए। और जब ये तकसीम हो गया उसके बाद भी उन्होंने 1971 के बाद एक, जिसको हम कहते हैं कि वो झिझोड़ने वाला एक मूवमेंट आता है ना हर कौम के लिए, हर मुल्क के लिए, कि हम जगते हैं, हम अपने आप से सवाल करते हैं, उसमें वहां पर सियासत में खवातीन ने एक नुमाया किरदार लगातार निभाया, और उसकी वजह से भी एक फर्क आया। दूसरा ये कि उनको एक लंबा पीसफुल फेज मिला है, जिसमें वो किसी से जंग नहीं कर रहे थे, और किसी के साथ उनका ये होड़ नहीं थी कि हमें स्कूलों में ज्यादा पैसे खर्च करने हैं या फाइटर जेट्स पे ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। तो फाइटर जेट्स का पैसा उन्होंने स्कूलों में भी लगाया, उन्होंने एनजीओआइजेशन किया अपनी सोसाइटी का, जिससे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना करके वो लोग बाहर आए। और अगर बांग्लादेश तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एनजीओस की ही सक्सेस स्टोरी है बुनियादी तौर पे। और फिर उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग का जिस तरह से एक नेटवर्क बनाया, जो बैंक उनकी जो बैंकिंग आई, और उसने ग्रास रूट लेवल पे एक ये बुनियादी समझ है जो मार्क्सिस्ट समझ कहलाती है कि देखिए ये जो पूरी दुनिया है उसमें जो माशरती निज़ाम है वही आपको स्टेज सेट करके देता है, बाकी आप कल्चर वल्चर उसके ऊपर ही बाकी का ड्रामा चलता है। लेकिन जो स्टेज है वो दो ही चीजें हैं, वो या तो वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की मईशत। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी उनको तोड़ रही थी, उनको लगातार शिकार हो रहे थे नेशनल जो कैलेमिटीज के, लेकिन उसको भी उन्होंने पार पाते हुए उन्होंने अपने वर्क फोर्स को सामने ला करके ये करके दिखाया है। तीसरी बात ये भी है कि हम जो जहाँ पर ज्यादा शुरफा कॉम्प्लेक्स है वो लोग पीछे रह ही जाएंगे, खासकर अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत बड़ी बीमारी है, और मर्दों में फिर वो गॉड कॉम्प्लेक्स में भी तब्दील हो जाता है, उनको लगता है कि वही सब तय करेंगे, और ये सबसे खराब तरीका है दुनिया को समझने का, चलाने का, कि सब कुछ हमारे जिम्मे है, हमें ही करना है। और ये जो ओवर जो अपने ऊपर बर्डन करते हैं उसका नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे समाजों में एक खास तरह की स्कार्सिटी रिडन सोसाइटी हमने डेवलप कर ली है। तो बांग्लादेश
पीछे भी बहुत रह गया था, इसलिए जब वो जैसे ही आगे आता है तो वो नुमायाँ होने लगता है। तो बिल्कुल। इस वजह से भी वो ज़्यादा दिखता है। अभी वहाँ भी बहुत, अभी मैं देख रही थी वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्सेस देख रही थी, उनको भी बहुत आगे आना है, लेकिन वो सही सिमत में भाग रहे हैं, ये बहुत डायरेक्शन उनकी ठीक खुशाइन है। बात है। अच्छा अच्छा मैम, एक आपने मुस्लिम उसकी बात की, सोसाइटी की या इन लोगों की, क्यों अभी तक इनको ये बात समझ नहीं आई कि हमने इन सोसाइटी में मूव करना है, इस दुनिया के साथ हमें चलना है, हमें पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है, और सिर्फ मतलब क्योंकि हम कहते हैं कि अगर 100 लोग हैं उसमें से 50 फीमेल हैं और 50 जो हैं वो मेल है, तो उस 50 को हम कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं उस काम से जो हम कर रहे हैं? और मतलब हम वही आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम बर्डनाइज कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये नहीं कर रहे कि उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से कर लें, कि उनको लेके आ जाएं। क्यों नहीं समझ रहे हम इस बात को, अभी तक क्यों नहीं समझे? जी, मैंने इशारा किया था, एक बड़ी बुरी चीज़ होती है गॉड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जब किसी में पैदा हो जाता है तो वो सारे बाकियों का भी किस्मत की कहानी लिखने लगता है। हमारे यहाँ जो जिसको हम पितरशाही कहते हैं या मर्दवाद कहते हैं, पैट्रियार्की कहते हैं, तो उसका एक बहुत भयानक रोल है यहाँ पर, कि उन्होंने तय किया कि इस तारीख में भी सिर्फ हम ही करने धरने वाले हैं, हमारे ही डिसीजंस हैं, और हम आगे भी हम ही करते रहेंगे। और दुनिया को ये समझने का, बताने का बहुत खराब तरीका है, और इसका शिकार सबसे ज्यादा तो मर्द समाज हुआ, और उसी के साथ साथ उसने अपने खानदान की आधी जिम्मेदारी जो बांट सकता था वो अपने कंधे ले बैठा। ना वो खुश है, ना वो खवातीन उस खानदान की खुश हैं। कुल मिलाकर के एक जिसको हम कहते हैं किसी तरह एक दूसरे को टॉलरेट करने वाला सिस्टम हम बनाते हैं। तो इसको एक इसी रवैये की वजह से एक बात ये भी है कि हम लोगों की बस छूट जाती है। पहले दूसरे लोग चढ़ जाते हैं उस बस पे और वो तरक्की की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमें ख्याल आता है नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आपको पता ही है कि सर सैयद अहमद साहब भी खवातीन की पढ़ाई के लिए उनका नजरिया क्या था। वो कहते थे कि इतना ही पढ़ाना है लड़कियों को कि वो धोबी के कपड़ों की लिस्ट बनाएं और हिसाब किताब कर लें सब्जी और गोश्त का, इससे ज्यादा उन्हें नहीं पढ़ाना है। तो हमारे जो बड़े लोग थे जो हमारे समाज को डायरेक्ट कर रहे थे, उनका ये हाल था। लेकिन बहरहाल उन्हें फिर बाद में समझ में आया, और हमारी बस तब तक छूट चुकी थी, हम पीछे रह गए थे, और हम धीरे धीरे अब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब की जो दुनिया है, देखिए इंटरनेट वाली जो दुनिया है डिजिटल, उसमें आप किसी को किसी चीज से रोक नहीं सकते, कम से कम जानकारी की सतह पर। तो सब लोग अब कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला जो पिछले 15 साल में डिजिटलाइजेशन के बाद जो रफ्तार पकड़ी है चीजों ने, वो एक अलग कहानी लिखेगा। मैं बहुत बाउम्मीद हूँ। लेकिन हमारे यहाँ की कल्चरल जो परेशानियां हैं, हम उससे जितनी जल्दी निजात पा लें समाज के अंदर की, हम फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ स्कार्सिटी टू इकोनॉमी ऑफ एबेंडेंस, ये जो ट्रैवल है हमारा, ये उसी पर डिपेंड करता है। इकोनॉमी ऑफ स्कार्सिटी में आप सिर्फ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से खींचते रहते हैं, या ये समझते हैं कि मेरा हक फला ने ले लिया, और यही पूरे खित्ते की यही कहानी है। चाहे उसको माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी में आप देख लीजिए, चाहे जेंडर में मेल वर्सेस फीमेल में देख लीजिए, चाहे आप गरीब और अमीर का जो तबकाती फर्क है उसमें देख लीजिए। तो जब स्कार्सिटी है, हम तो कहते हैं कि सबसे महंगे स्कूलों में भी उतनी ही लंबी लाइन लगी हुई है जितने गरीब के स्कूल में लगी है। कुछ भी नहीं है किसी के लिए। तो इस पूरे फ्रेम को बदलना पड़ेगा। अच्छा, आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा वावेला होता है, बहुत ज़्यादा बात होती है इसके ऊपर कि अमीर गरीब के बीच में फ़र्क है, एक के लिए एक किस्म का कानून है, दूसरे के लिए दूसरे किस्म का कानून है। तो मतलब गैप तो बहरहाल है हमारी इन सोसाइटीज में। बेशक हम उसको एज ए स्ट्रेंथ भी यूज कर सकते हैं और एज ए वीकनेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज तो है कि एक के लिए एक कानून है और दूसरे के लिए दूसरा। अमीर के ऊपर जो लॉज हैं वो उस तरीके से अप्लाई नहीं होते, लेकिन अगर वही लॉज किसी आम आदमी पे होंगे तो हो सकता है उसको अच्छा खासा रगड़ा लग सकता है। ये वाली चीज तो हमें, मेरे ख्याल हिंदुस्तान में भी शायद कम हो हमसे, लेकिन होगी, और पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा।
देखिए, हम लोग एक पिरामिड बनाते हैं। हर डेमोक्रेसी में, जो थर्ड वर्ल्ड की डेमोक्रेसी है, उसका ये अलमिया है जी, कि जो एक्सक्लूजन का एक पिरामिड है, सबसे नीचे राइट, कौन लोग हैं? सबसे नीचे वो लोग हैं जो ना सिर्फ गरीब हैं, ना सिर्फ ये कि वो किसी ऐसे कास्ट सिस्टम से आते हैं। आप जी, समझते हैं ना, हिंदुस्तान में एक कास्ट सिस्टम है बिल्कुल, जो आपके यहाँ भी है, तो जी, बिल्कुल, उनकी जात से भी वो कमतर माने जाएंगे। जी, फिर बिल्कुल, उसके बाद उनको आप देखिए कि वो पेरिफेरल इलाकों से आएंगे, फिर उसमें भी जेंडर हुँ, होगा। तो ये जो पिरामिड है, जो हमें थ्रेशोल्ड्स पर रखता है, जी, उस पिरामिड को आप मिटिगेट करते जाइए, तो जो चोटी है, बहुत छोटी सी चोटी है। 100% डेमोक्रेसी इज अवेलेबल ओनली टू दोज पीपल। उसके बाद जैसे ही आप हुँ, उस पिरामिड में नीचे आते जाते हैं, आपकी डेमोक्रेटाइजेशन का जो लेवल है, वो लॉपसाइडेड होता जाता है। सरकार जी, आप जी, पर हावी होती जाती है और आप गुलाम होते जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप पिरामिड में ऊपर चढ़ते हैं, आप सरकार पे हावी होते जाते हैं। आप अपनी मर्जी के हुँ, कानून बना सकते हैं, पॉलिसीज बिल्कुल, ला सकते हैं, मराहत हासिल कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो अभी डेमोक्रेसी को रियल सेंस में अभी ट्रिकल डाउन करने में हमारा जितना टाइम चाहिए था वो नहीं मिला। उससे पहले ही जी, कैपिटलिज्म ने इसको खोखला करना शुरू कर दिया है। अब वो हमारी रजामंदी से हमें खोखला करता है, वो हमारी रजामंदी से मार्केट इकोनॉमी में हमें एक्सप्लॉइट करता है। मिसाल के तौर पे भारत में इस वक्त लड़कियों का जो ग्रूमिंग इंडस्ट्री है और जो शादी की इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब वो इतनी बड़ी प्रोपेलेंट है। जी, अभी लॉकडाउन लग गया तो शादियों के हॉल और शादी की पूरी इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री और गोल्ड और एवरीथिंग वाज अफेक्टेड, केटरिंग एटसेट्रा। तो हम लोगों को तब समझ में आया ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये किस पर बिल्कुल, आप, ये आपकी रजामंदी से, आपके एक्सप्लॉइटेशन से चलती है। आपको वो हुँ, बताते हैं कि बिल्कुल, दूल्हा दुल्हन जब आएंगे मंडप में, जब वो एंटर करेंगे तो वो इस क्रेन से उतरेंगे या इस हेलीकॉप्टर से उतरेंगे या हेलीकॉप्टर उनके ऊपर फूलों की बारिश करेगा वगैरह। मतलब बिल्कुल, एक सर्कस बन गया है। जी, बिल्कुल, तो ये सब, ये हमारे बंदूक रख के नहीं हो रहा है, ये हमारी रजामंदी से हो रहा है। तो मार्केट हमें हुँ, ये बता रहा है। तो डेमोक्रेसी राइट, इससे पहले हमारे मिजाज का हिस्सा बनती, उससे पहले ही कैपिटलिज्म रिसाइकिल हो करके और फिर से वो हमारी जिंदगियों में उतना हावी हो गया बिल्कुल, है। यू नेम इट। मतलब मैंने एक छोटी सी आपको मिसाल दी है। आप स्कूल के सिस्टम को देख लीजिए, आप हॉस्पिटल जी, के सिस्टम को देख लीजिए, आप ट्रैवलिंग के सिस्टम को देख लीजिए। हर जगह हमारी रजामंदी से तबकात बनाए जा रहे हैं और तबकाती हुँ, फर्क पैदा हुँ, किया जा रहा है। हम खुशी खुशी बिल्कुल। मानते हैं क्योंकि हम चंद सिक्के ज्यादा दे सकते हैं। एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल आपने सही बात की कि ये हम एज ए ह्यूमन और मतलब एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हम उसको एक्सेप्ट करना जब शुरू करते हैं तो चीज़ें फिर सोसाइटी में ऐसी बढ़ जाती हैं जिसकी एग्जांपल्स आपने बिल्कुल दी। अच्छा मैम, एक तो माइनॉरिटीज़ के हवाले से मैं पाकिस्तान में इस हवाले से काम करता हूँ, देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। जिसे कहते हैं, मैं कहता हूँ कि एक गरीब तो पिसा हुआ है, वो भी एक क्लास है हमारे अफ़सोस के साथ हमारी सोसाइटी का हिस्सा, कि वो लोग भी हैं। लेकिन माइनॉरिटी बेचारी, मैं इसलिए बेचारी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि उनको रिलिजन के नाम पे डराया जाता है कि यार अगर आप उस रिलिजन से नहीं है जिससे मेजॉरिटी जिसको फॉलो करती है, तो आपके लिए तो कुछ भी हम आपके साथ कर सकते हैं। ये वाली डिस्क्रिमिनेशन बड़ी खतरनाक है। जो दूसरी आपने की शायद वो तो हमने खुद कर ली, लेकिन ये वाली जो हम कर रहे होते हैं, अगर कोई हिंदू है तो मैं कहता हूँ कि हिंदू कहीं पे कम है मेरे एरिया में, या कोई इस तरह की चीज है तो मैं कहूँ अच्छा ये इनके मंदिर क्यों है, ये इसका ये क्यों है, उसका फला, ये वाली चीज हम इतने मतलब उसमें घुसे हैं। अगर हम पुराने जमाने की बात कर लें तो शायद ये इतना नहीं था, 100-200 साल पुरानी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो शायद इस तरह की चीज नहीं थी, लेकिन आज बहुत बढ़ गई है। वजह क्या है इसकी? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया कि अगर आप अपने मुल्क में माइनॉरिटी राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो जी, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। और ये इस पर आप लगातार लगे रहिएगा। अभी जी, हमने शुक्रिया। खबर सुनी थी कि एक श्रीलंकन को आपके यहाँ बिल्कुल, लिंच किया गया और लेकिन सियालकोट में। उसमें सख्त सख्त कार्रवाई हुई और उसमें गिरफ्तारियाँ हो गई फ़ौरन। बिल्कुल, ये थोड़ी राहत की बात थी। हालाँकि बहुत अफ़सोस हुआ। बांग्लादेश की भी एक बहुत खबर बड़ा, आई थी बिल्कुल। कि एक हिंदू को लिंच किया गया था और उसमें जी, भी बहुत सख्त कार्रवाइयाँ हुई और बहुत सख्त मैसेज दिया गवर्नमेंट ने कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस ये रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी होता है। ये तो एक बात है। देखिए, जी, जो हमारे हुक्मरान हैं, आप ये देखते हैं कि जब वो फ़ेल होते हैं,
तो वो उनको फ़ौरन अपने बचाव के लिए अवाम को एक दुश्मन देना होता है, कि देखो ये तुम्हारा दुश्मन है, इसकी वजह से ये हो रहा है। जी, और ये जब प्रोसेस क्रिस्टलाइज़ होता है, तो आपको जर्मनी का भी याद होगा, जर्मनी में बिल्कुल, जिस वॉर्सो ट्रीटीज़ के बाद में जो एक सेंस ऑफ कहना चाहिए एक बेइज़्ज़ती का जो एहसास था, कौमी एहसास था बिल्कुल, जर्मन्स में, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और के बाद जो उनके ऊपर जिस तरह की शर्तें आयद बिल्कुल। की गई थी, उसने मौका दिया एक हिटलर को पैदा होने का, उनकी तज़लील का जी, कहना चाहिए अज़ाला करने के नाम पर। बिल्कुल, और बदला फिर लेना है। और फिर उसने उस बात को बढ़ा करके वो कहाँ तक ले गया, उसने अपने ही समाज के अंदर से एक दुश्मन ढूँढ के निकाला और कहा बिल्कुल, इनकी वजह से ये परेशानियाँ हैं। और फिर हमने देखा कि इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है। तो बिल्कुल, जितने भी नाकाम और नियत के खराब हुक्मरान होते हैं, उनको उनकी ये ज़रूरत होती है कि अवाम आपस में उलझी रहे। आपस में उलझा करके नहीं रखेंगे, या एक ज़ीनोफ़ोबिया कि पड़ोसी हमला जी, कर देगा। ये जो एग्ज़ैक्टली, ये जो मसला है बिल्कुल, ना, ये नाकाम हुक्मरानों का मसला है। और इसको आप किसी भी नज़र से देखिए, हमने शुरू में कहा आपसे कि जो हमारा बजट हमारी सेहत पे और एजुकेशन पे जाना चाहिए था। बिल्कुल, भारत में इतने मैल न्यूट्रिशन लोग हैं, इतने लोग सिर्फ़ भूख से मर जा रहे हैं। बिल्कुल, वो सब छोड़ कर के मैं आपके चैनल पे बैठ के ये बात नहीं कहना चाहती, ये हमारा इंटरनल क्रिटिक है, हम यही करेंगे, लेकिन यही शायद आपके यहाँ भी यही सच होगा। तो ये हम सब एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, इस लिहाज से जो बड़े-सग़ीर के बाशिंदे हैं, हम सब ये बात समझ रहे हैं कि किसी के हथियार बिकते रहें, इसलिए वो फ्लैश पॉइंट्स पैदा बिल्कुल, करता रहेगा, और हम लोग बजाय इसके कि अपने ऊपर खर्च करें, अपनी सेहत और अपनी एजुकेशन पे खर्च करें, हम एक बिल्कुल, भूत बनाएँगे दुश्मन का, उस भूत से लड़ते रहेंगे। जबकि ये दोनों के किसी के हक में नहीं है, दोनों के यहाँ गरीबों की तादाद इस कदर बढ़ गई है, सारे इंडेक्सेस आप देख लीजिए, तो आपको अंदाज़ा होता है। तो एक तो ये है, दूसरा माइनॉरिटी का सवाल वही मैंने कहा, जो जी, जब आपस में कॉम्पिटिशन होगा, जैसे मैं आपके यहाँ की मिसाल लेके कहूँ कि मान लीजिए आपके यहाँ एक भी हिंदू ना होता, ईसाई ना होता, बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या आप आपस में नहीं लड़ रहे होते? तब भी आपके यहाँ बिल्कुल, अपना और पराया बनाया जाता। अदराइज़ेशन का जो प्रोसेस है, वो 2 तरह से होता है। एक तो डेमोक्रेसी की ये बड़ी मजबूरी है कि नंबर गेम है, तो नंबर गेम जुटाने के चक्कर में ये हमारे हैं, वो पराए हैं, ये हमारे हैं, वो हाँ, पराए हैं, ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो उसमें दिलों की तंगी पैदा कराई जाती है। और दूसरा ये है कि इकोनॉमी ऑफ स्कार्सिटी है, तो हमारी सरकार आ जाएगी तो हमें मिलेगा, और हम फलाँ से बदला लेंगे, या फलाँ की सरकार आई हुई है इसलिए हमें नहीं मिल रहा। जैसे हम मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो जी, हमारे यहाँ ये है कि इस वक़्त ठाकुरों की सरकार है, तो ब्राह्मण भी नाराज़ हैं और ओबीसी भी नाराज़ हैं और बिल्कुल, मुसलमान भी नाराज़ हैं। तो सब इंतज़ार में है कि भई जब ये ठाकुरों की सरकार चली जाएगी, यादवों की आएगी तो यादव खुश हो जाएँगे। ये जो हुँ, जी, छोटापन है, तंगदिली है कि ये ये भी देखिए, हॉब्स ने जो ह्यूमन नेचर का ज़िक्र किया है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, सोशल जी, जी, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, जी, तो जी, वो यही कहता है कि बुनियादी तौर पे हम ग्रीडी लोग होते हैं, हम इंसान ग्रीडी होते हैं और हमें बिल्कुल। अपना-अपना देखना होता है। तो ये जो अदराइज़ेशन का प्रोसेस है, ये 2 तरह से, एक तो स्कार्सिटीज़ है और दूसरा ये है कि हमारे नाकाम हुक्मरानों को एक रेडीमेड एनिमी हमेशा चाहिए। बिल्कुल सही, आपकी ये वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था प्राइमरी में, तो उस वक़्त भी हम पाक स्टडी का मुझे अब भी याद है वो कि उसमें हमें पढ़ाया जाता था कि यार हमने ये किया और हमें ये हो सकता है। यकीन करें मैं आज सोचता हूँ कि मुझे आज समझ आ रही है उस बातों की कि हमें किस तरीके से कितना गलत मतलब कितनी गलत चीज़ें पढ़ाई गई। किसी रिलिजन के लोगों के हवाले से हमें गलत फ़ीड किया गया बचपन में। ये तो मैं कहता हूँ कि ये तो शुक्र है बहुत सारे मेरे ऐसे टीचर्स और बहुत सारे ऐसे इर्द-गिर्द के लोग जिनकी वजह से वो चीज़ उस तरह नहीं बैठी ज़हन में जिस तरह कुछ लोगों के बैठी हुई और वो आज भी उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुझे मुझे आपने ए बात एक जी, जी। एक प्लीज़, लम्हे प्लीज़ के आप लिए बात यहाँ करें। आने दीजिए। श्योर, श्योर। बात दूसरे रिलीजन की नहीं है। हमारे यहाँ मस्जिदों में लिखा है कि फला फ़िरके के लोग अंदर आएँगे तो जी, उनकी ये बिल्कुल। तज़लील की जाएगी। जी, तो बिल्कुल। ये बिल्कुल गलतफ़हमी है कि अगर दूसरे मज़हब के लोग यहाँ ना होते तो हम बड़े सुकून से जीते, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने ही अंदर फिर वो छोटापन कर ही रहे होते, तंगदिली कर रहे बिल्कुल। होते। तो ये क्योंकि अभी ये ज़्यादा आसान है ये कहना कि हिंदू मुसलमान है, या आपके यहाँ मान लीजिए कोई जो भी अहमदीज़ के साथ, या हम सुनते हैं जी, शिया बिल्कुल। फ़िरके के लोगों के साथ, भाइयों के साथ हो रहा है। तो ये हमारे
रूल ऑफ लॉ जो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, इसकी कमी है। जिस दिन रूल ऑफ लॉ होगा, जिस दिन इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, जिस दिन फेयरनेस जस्टिस होगा, ये नहीं होगा। और ये सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी सरकारों की होती है, वही करवाते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ये वाली सही है कि ये फ़िरकाबाज़ी वाली कहानी तो ख़ैर बहुत है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। अभी 2021 की रिपोर्ट आई है कि थोड़ी-सी उसमें कुछ परसेंट की कमी आई है और मुझे खुशी हुई कि चलो कुछ परसेंट तो कम हुआ है। हालाँकि एक्सट्रीमिज़्म बढ़ा है और कहते हैं कि जो इस तरह की चीज़ें हैं तो वो कुछ शायद 2 या 3% कम हुई है। बिल्कुल सही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकायदा मसाजिद में यहाँ पे भी लिखा होता है कि आप अगर मतलब इस फ़िरके से नहीं है जिन्होंने ये मस्जिद बनाई है तो आप अलाउ नहीं है यहाँ पे आने के लिए, आप नहीं आ सकते और अगर कोई बेचारा गलती से चला जाए तो फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा मैडम एक चीज़ हम माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी मैंने आपसे बात की, मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मोदी जी के हवाले से। हालाँकि मैं आपको एक सही बात बता दूँ, मैं मतलब उनको एज़ ए दूर से जो देखने वाला बंदा होता है या एज़ ए जर्नलिस्ट जो मैं मतलब करता हूँ, इमरान खान को भी मैं देखता हूँ, मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हम लोग देख रहे होते हैं, हमें नज़र भी आती हैं। लेकिन मोदी जी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मशहूर की गई हैं या इसके पीछे हकीकत है कि माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगियाँ ज़्यादा ख़राब हुई आफ्टर 2014। इज़ इट ट्रू कि या ये सिर्फ़ एक इसीलिए कहा जाता है, जिस तरीके से आपने बात की कि आप पहले कोई दुश्मन ढूँढते हैं और अपने अवाम को दिखाते हैं कि यार ये है, अगर ये नहीं होगा तो अवाम मुझसे कहेगी कि मुझे अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छी रोड चाहिए। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे बच्चे को अच्छी तालीम चाहिए, ये सारे सवाल करेगा। लेकिन अगर आप उसको कोई दूर से दिखा दें कि यार ये है, ये मोदी जी जो है ना, ये असल दुश्मन है आपका, इसी ने सारा कुछ किया हुआ। क्या हकीकत क्या है इस कहानियों के पीछे? देखिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज ये आया कि अभी जी, तक जितनी भी पार्टियां थीं, वो एक बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और उसके मुखालिफिन पार्टियां थीं जो उसकी मुखालफत जी, करती हुई या जो उससे राजी नहीं थी उसकी पॉलिसीज से, वो थी। लेकिन ये बात थी क्योंकि नेशनल मूवमेंट कांग्रेस ने चलाया और उसी के बाद वो आज़ादी के बाद वो पार्टी में तब्दील हो गई। तो जी, जो बाकी पार्टियां थी वो एक तरह से ऑफशूट्स थी कांग्रेस का। कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टियां थी जी, मुख्तलिफ लम्हों में जिन्होंने बगावत की अंदर से और वो निकली। लेकिन फिर जो जनसंघ था, जनसंघ आरएसएस में तब्दील हुआ और आरएसएस ने फिर तय किया कि वो अपना एक पॉलिटिकल आउटफिट भी बनाएगा जिससे वो चुनाव लड़ेगा। तो ये जी, जो चेंज आया कांग्रेस वर्सेस आरएसएस इस वक्त का फर्क जो आया, उसमें ये बहुत बड़ा फर्क था कि आरएसएस से आने वाले लोगों का जो विरसा था वो नेशनल मूवमेंट में नहीं था। जो उनकी मीरास थी वो वहां से नहीं आती थी, बल्कि वो उस दौर में भी हिंदू मुसलमान के सवाल पर बहुत ज्यादा एक तशद्दुद का नजरिया रखने वाले लोग थे, जैसे उधर मुस्लिम लीग थी और इधर ये जनसंघ थी। तो ये जब लोग इसमें आते हैं तो एक खास तरह का नेशनलिज्म, जिसको जो धर्म बेस्ड नेशनलिज्म है और जो ये मानता है जो जिसमें एक सुप्रीमेसिस्ट अप्रोच है भारत की हद तक, तो जी, वो सुप्रीमेसिस्ट अप्रोच कहीं भी होगा तो उसमें बाकी की जो पहचाने हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनके साथ बराबरी का रवैया कैसे हो पाएगा। मतलब अगर आप ईरान चले जाएं, वहां पर भी एक जी, सुप्रीमेसिस्ट अप्रोच है, बिल्कुल, या कहीं और, तो ठीक है आप जिंदा रह लीजिए लेकिन आप बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, एक राइट, तो ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये कहना ठीक नहीं है कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ अच्छा हो रहा है और मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। यहाँ ओके, जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। लेकिन चैनल्स जो मीडिया है हमारा, उसको कुछ ये तरीका बता दिया गया है कि हिंदू के साथ कुछ भी हो उसे सामने नहीं आने देना है। यानी कि हिंदू के साथ जब कुछ गलत होता है तो उसको जी, कह दिया जाता है, जो शिकार होता है उसको कह दिया जाता है युवा पत्रकार, युवा सहाफ़ी या छात्र या जी, व्हिसल ब्लोअर या ओके, कम्युनिस्ट या प्रगतिशील आंदोलन का या ट्रेड यूनियनिस्ट, उसको हुँ, उसकी हिंदू आइडेंटिटी से नहीं बताया जाता है, जिससे हिंदुओं को ये मैसेज ना जाए कि लो इस दौर में भी हमारे साथ ये हो रहा है। ओके, अब हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं, मर्डर्स हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे और वो ओके, सारे के सारे डिसेंट और फेयरनेस और जस्टिस में यकीन रखने वाले लोग थे। जी, जजेस थे उसमें, बहुत बड़े बड़े लोग थे और किसानों की बहुत बड़ी तादाद में किसान
गोली भी चली है, मारे भी गए, कुचले भी गए हैं और आत्महत्या भी करने पे मजबूर हुए हैं, लेकिन उनको किसान कहा जाएगा, उनको उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी से एड्रेस किया जाता है। लेकिन जब मुसलमान मारा जाता है तो चाहे वो सहाफी हो और चाहे वो गाय चराने वाला हो, उसको सिर्फ मुसलमान की आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो मैसेज ये जाता है कि मुसलमानों के साथ। लेकिन जब सिस्टम आपका करप्ट होता है, खराब होता है, फंक्शन नहीं करता है, या उसका जो मकसद है वो अवाम के बजाय किसी और को राहत देना होता है, तो वो सबके लिए खराब होता है, वो किसी एक के लिए नहीं होता है। और इस बार जो हमारे यहाँ अभी चुनाव का मौसम चल रहा है इलेक्शंस का, इस बार अवाम जो है वो बार बार पॉलिटिकल पार्टीज को अपने रोजगार के, अपनी तालीम के और सेहत के और महंगाई के सवालों पर लौटने पर मजबूर कर रही है। वो मान नहीं रही है कि हिंदू मुसलमान, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद और 3 तलाक और ये वाले जो मुद्दे हैं, इसको अब आप नहीं चला सकते। आपने जो भी काम किया हो गया, थैंक यू वेरी मच। हम जब हम 300 रुपए या 1000 रुपए का टिकट लेके रामलला के दर्शन करने जाएंगे तब हम जाएंगे। आज हमारी थाली में भात नहीं है, सब्जी नहीं है, हमें उसका सवाल है। वो है इस समय भारत में। राइट अच्छा बिल्कुल मैं एक आखिरी सवाल फिर वाइंड अप करूंगा। आपने बात की मतलब एक साइड पे ये दुनिया का शायद कानून है कि कहीं पे एक मतलब लोग, मैं कहूँगा एक सोसाइटी के लोग पावर में होते हैं, कहीं पे दूसरे। लेकिन जब हम रिलीजन को खींचते हैं कहीं किसी भी सोसाइटी के अंदर अपनी गवर्नमेंट के सिस्टम में, कितना नुकसान दे सकता है कि हम ये कहें कि हाँ यार हमने हिंदुस्तान एज ए सेकुलर स्टेट उसकी आइडेंटिटी रही है और इस नाम से बना है, पाकिस्तान एज ए जी इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान के नाम से बना, हालांकि उस तरह की कोई चीज हमें नजर नहीं आती। जो इस्लाम कहता है जो बैलेंस क्रिएट करो, वो बैलेंस हमें कहीं पे भी नजर नहीं आता। मदीने की रियासत की कहानी हमें सुनाई जाती है, लेकिन वो कहीं पे भी वो मदीने की रियासत की एक सिंगल एग्जांपल भी नहीं है कि जो हमें दिखाया जाए। खान साहब हमें ये कहानी सुनाते कि यार IMF का बड़ा प्रेशर होता है तो हम क्या करें, फिर लोगों के सामने हमें मतलब इस तरह की चीजें करनी पड़ती, ये वाले टैक्स लागू करने पड़ते। तो मदीने की रियासत तो ऐसी नहीं थी, लेकिन हमें सुनाया जाता है। कितना नुकसान देती है सोसाइटी को, मुल्क को, क्या आप मजहब को खींच के जबरदस्ती ले आते हैं अपनी हुकूमत के सिस्टम में? देखिए, स्टेट क्राफ्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है। मदीने की रियासत एक बहुत प्रिमिटिव मोहल्ला था, छोटा सा, ठीक है। मोहल्ले में भी ज्यादा फर्द होते हैं अभी जो आज के दौर के। तो इस कॉम्प्लेक्स स्टेट क्राफ्ट में जो लगातार ग्लोबलाइज हो रहा है, जहां पर हम लोग जो रेफ्यूजीज को रिसीव भी कर रहे हैं और हम भेज भी रहे हैं। हमारे लोग रिफ्यूजी बन के कहीं जा भी रहे हैं और हम रिफ्यूजीज को रिसीव भी कर रहे हैं। फिर हमारे अंदर जो है एथनिक, पॉली एथनिक कम्युनिटीज हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब वहां की बात करें तो हमारा मसला हल होता नहीं है। तो आपका जो सवाल है कि ये जो माइनॉरिटी का सवाल है, आप शायद उसी पर बात कर रहे हैं ना कि रिलीजन को खींचना, मतलब एज ए यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लेके आया जाता है कि मतलब हुकूमत के जो सिस्टम है उसके अंदर रिलीजन को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि उसको खींच लिया जाए, हालांकि उससे हमने नुकसान उठाया, फायदा कोई नहीं होता। मतलब मैं कहता हूं कि जो मुल्क का सिस्टम है वो अलग तरीके से चले, जो रिलीजन है उसको अलग से, उसके लिए जो स्पेशलाइज लोग है वो उसको चलाए। ये खान साहब को ही मैंने कहते सुना कि कुफ्र का निजाम चल सकता है, नाइंसाफी का नहीं चल सकता है। ठीक है। तो और ये बहुत बड़े लोग बार बार ये रिपीट करते हैं। तो यहाँ से वो भी शायद मानते होंगे कि रिलीजन सेकेंडरी है, अदल जो है वो प्राइमरी है, एक चीज। लेकिन आप ये बताइए कि अगर ये रिलीजन के धार पे अगर ना डिवाइड किया जाता अवाम को, तो आप ये देखें बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं, पूरा यूरोप आप याद कीजिए, एक जमाने में सिर्फ जबानों पे बटा हुआ मोनोकल्चर था रिलीजन के हवाले से, सब ईसाई थे, है ना। बिल्कुल। लेकिन जबानों के हवाले से बटा हुआ रीजन था और लगातार आपस में जंगे लड़ रहा था। स्कॉटिश वॉर्स को आप याद कीजिए, ब्रिटिश इंग्लिश वॉर्स हैं उनको आप याद कीजिए, जो फ्रेंच इंग्लिश वॉर्स हैं, फ्रेंच बहुत मशहूर। जबान के हवाले से ये आपस में लड़ रहे थे। कॉकेशियन ब्रीड के लोग थे, सब एक जैसे दिखते थे, एक खुदा में यकीन था उनका, एक जीसस में, वगैरह वगैरह। मुझे ये लगता है कि रिलीजन सबसे इजीली अवेलेबल बाइनरी है हुक्मरानों के हाथ में। भारत में हमने लैंग्वेज को भी इसी तरह इस्तेमाल होते देखा है। हमारे यहाँ 50s में तेलुगु और कन्नड़ और जो पूरा हमारा रीस्ट्रक्चरिंग
हुई है साउथ इंडिया के स्टेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वो नहीं होता जी। तो वो उस वक्त के माहिर कहते हैं कि भारत को टूटने से बचाना मुश्किल था. दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ पंडित नेहरू टू रीऑर्गेनाइज दीज एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो ये है. तो जो सबसे इजीली अवेलेबल बाइनरी है, हुक्मरान उसकी इस्तेमाल करता है. अगर हुक्मरान कहें कि हम ग्रेजुएट्स और नॉन ग्रेजुएट्स में अब फर्क करेंगे, तो वो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा ना. हर आदमी, अगर वो ये कहें कि हम लंबे और छोटे कद के लोगों में करेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा. सिर्फ रिलीजन है जो हर घर में मौजूद है, जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्रेन वॉशिंग जिसके लिए वो कर सकते हैं. बिल्कुल. तो ये तो हमने अब देखा, अमेरिका तक में होते हुए देखा कि लोग इसका अब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका का भी कई इंडेक्सेस पे डाउनफॉल सामने आ रहा है. तो रिलीजन को डार्क एजेस से अगर हम मुआवजा करें और हम वहां से कुछ सीखें, यूरोप में डार्क एजेस तब आई थी जब हुकूमत, राजा और पादरी, चर्च दोनों साथ मिल करके लूट रहे थे. एग्री. हम लोग अपने डिफरेंट शेड्स ऑफ डार्क एजेस में हैं. हमें उससे कैसे निपटना है ये हमें खुद तय करना पड़ेगा. जैसे ही रिलीजन को आप राजा के पास ले जाते हैं या रिलीजन को आप प्राइमरी पोजीशन देते हैं, आप इसमें परेशानी में फंस जाएंगे. तो आपने देखा है कि यूरोप में डार्क एजेस का जो दौर था, वो डार्क एजेस इसीलिए था कि वहाँ हुकूमत, शहनशाह, बादशाह और चर्च और पादरी मिल करके अवाम को बेवकूफ बना रहे थे, लूट रहे थे, और वहां पर एक दूसरे की पुष्टपनाही और तायद कर रहे थे. हम सब जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, हम सब लोगों को, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको इसी बात की खबर रखनी है कि कहीं उनका दीन इस तरह इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीन का नाम लेकर के जो आलिम हैं या जो प्रोफेशनल आलिम होते हैं, जो अल्लाह मियाँ के एजेंट हैं, हम जिनको कहते हैं, कि वो लोग किस तरह से आपके नाम पे, आपके बिहाफ पे कैसे बार्गेन कर रहे हैं, कैसे वो बड़ी बड़ी एसयूवीज में चल रहे हैं और विदेश यात्राएं कर रहे हैं, और आप जो है वहीं के वहीं हैं, और उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं. गरीब मुसलमान के बच्चे को वो मदरसे में पढ़ाएंगे, उसके ऊपर उर्दू सीखने का बोझ डालेंगे, अल्लामा इकबाल को सीखे, गालिब को सीखे, और उनका बच्चा जो है वो अमेरिका जाएगा. तो ये जो फर्क है, और ये हर समाज का है, सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं है. Exactly. हमारे यहाँ जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें भी यही है. जो जितना ज्यादा मजहबी अपने वियरिंग रिलीजन ऑन योर स्लीव वाला जो केस है, उसकी ही कम्युनिटी सबसे ज्यादा निचले स्तर पे होती है. तो ये सीधी बात है, हम लोगों को उस पर नजर रखनी चाहिए. लेकिन रिलीजन अकेला नहीं है. रिलीजन नहीं होगा तो कुछ और आ जाएगा जो उसकी जगह इस्तेमाल करेगी सियासत, आपको तोड़ने में, आपको पराया बनाने में या अदराइजेशन में. बिल्कुल. आपकी ये जो आखिर में बात आपने की है कि रिलीजन, लेकिन रिलीजन का इस्तेमाल शायद हमारे ऊपर ज्यादा असरअंदाज होता है और ज्यादा जल्दी हम कबूल भी कर लेते हैं, कोई भी रिलीजन हो. मतलब वो बेशक हम इस्लाम की बात करें या किसी और रिलीजन की बात करें, तो वो इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है कि वो ज्यादा लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनका काम जो है वो आसान हो जाता है. मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई. किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं. बाय. बाय. खुदा हाफिज.